श्रवण जी, क्या ये एक मैं थोड़ा सा केजरीवाल पर पहला हाफ फोकस कर रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, कि केजरीवाल क्या एक तरह से कांग्रेस की राजनीति के भी कांटे थे। कांग्रेसी इस समय खुश हैं। उनकी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देखें तो आपको समझ में आएगा। 14 सीटें नुकसान पहुंचाई हैं, कांग्रेस की वजह से नुकसान हुई हैं। ये कांग्रेस को दोष नहीं देना चाहिए, दोष तो केजरीवाल का है, जो जिन्होंने उनके साथ समझौता नहीं किया और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। लेकिन एक तो ये, दूसरा ये बार बार उभर कर आ रहा है कि आरएसएस के साथ उनके संबंध, आरएसएस की बी टीम, संघ की बी टीम वगैरह वगैरह। एक तरफ वो चीजें और दूसरी तरफ ये जो 10 साल में और पिछले 5 साल में जितना कुछ उनके बारे में हो गया है, यहां से रिवाइवल कहां से होगा, कहां से शुरू करेंगे वो? क्या वही जो अभी प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि सड़क की राजनीति, विपक्ष की राजनीति और अब एक थोड़ा सकारात्मकता, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना वगैरह वगैरह? देखिए, मैं प्रोफेसर आनंद कुमार से पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल के हार जाने से वो खुश हैं कि दुखी हैं? भाई साहब, उसमें तो हमारे समाज सचिव दरबार की हालत है, न खुश हूं न दुखी हूं। खुश इसलिए नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी की औकात बढ़ गई है और अरविंद केजरीवाल के हारने से श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो एक दामन में दाग लगा था कि दिया तले अंधेरा है, वो बात खत्म हो गई। उनके दिग्विजय होने का दावा थोड़ा और पुष्ट हो गया। और दुखी इसलिए नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल संसदीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द थे। उनके पास कोई प्रतिबद्धता नहीं थी सिवाय कुर्सी के, और वो कुल मिला करके पैसे के इर्द गिर्द और वोट के इर्द गिर्द सारी राजनीति को समेट रहे थे। ये बड़ा भोला संस्करण था लोकतांत्रिक राजनीति का। तो इस माने में राहत मिली कि इस तरह का भोला संस्करण जनता ने इनकार किया, लेकिन इस माने में तकलीफ हुई कि अब हमारा काम, यानी भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण के रास्ते में सांप्रदायिकता का जो रोड़ा है, वो अब और कठिन हो गया। देश के आम आदमी को अरविंद केजरीवाल की हार से कोई दुख नहीं है। जिस तरह का दुख स्मृति ईरानी की के कारण या हाथों अमेठी में राहुल गांधी की हार से हुआ था, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की हार को कोई बहुत ज्यादा देश में अहमियत, मैं जो मानता हूं वो ये कि बीजेपी को नेगेटिव वोट मिला है अरविंद केजरीवाल के प्रति नाराजगी का। देखिए, एक जो सवाल आपने पूछा अरविंद केजरीवाल की वापसी को लेकर कि वो कर पाएंगे कि नहीं, क्या करेंगे। दिल्ली में जैसा इन्होंने भी कहा, आपने भी कहा कि एक कांग्रेस ने खलनायक की भूमिका निभाई है कि हम हरा सकते हैं। मतलब ये कि आप, हम जीते नहीं पर आपको तो जीतने नहीं देंगे। उसके कई कारण हैं। मतलब उसका एक कारण, बड़ा कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बेईमानों की सूची में पोस्टर पर चेप दिया था। मतलब अरविंद केजरीवाल ने अलावा इसके कि शीला दीक्षित की सरकार को गिराया, मनमोहन सिंह की सरकार को आरएसएस के साथ मिलकर गिराया, पर वो राहुल गांधी को भी अब समाप्त करना चाहते थे। या उनकी, मतलब वो ऐसा लगा कि जैसे आरएसएस का जो काम है कांग्रेस को समाप्त करने का, या मोदी का जो काम है, वो अरविंद केजरीवाल ने ठेके पर ले लिया है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि दिल्ली की राजनीति बायपोलर है। बायपोलर इस माने में है कि कांग्रेस है ही नहीं दिल्ली में, और मैदान खाली है। मतलब कांग्रेस के नाम पर कोई नेतृत्व हो या कैडर हो, बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रचार करना पड़ रहा है, प्रियंका गांधी को करना पड़ रहा है। तो ये बताता है कि कितनी गरीबी है कांग्रेस की दिल्ली में। हाँ, लेकिन मोदी और शाह ने भी प्रचार किया, योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया। जी, वो तो ठीक है, मोदी और शाह तो उनके लिए बहुत कुछ था। इसमें 27 साल बाद
उनको सत्ता में आना था, इसलिए उन्होंने प्रचार किया। और अभी से प्रचार नहीं किया, 3 महीने से 4 महीने से बीजेपी और कांग्रेस प्रचार कर रही थी। आरएसएस के 50,000 आरएसएस के लोगों ने 50,000 बैठकें की वहां दिल्ली में, ड्राइंग रूम बैठकें की, 4 लाख लोगों से सीधे संपर्क किया। तो जो आरएसएस बीजेपी का जो संकल्प था दिल्ली में, वो कांग्रेस का तो था ही नहीं। इसलिए तो मैं यही कह रहा हूं कि बायपोलर है, और बायपोलर में अरविंद केजरीवाल अगर थोड़ा सा अपने आप में सुधार करेंगे, जो कि थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी आज, जो 3 मिनट का, 4 मिनट का या 2 मिनट का जो उनका जो उद्बोधन था, जो हार को स्वीकार करते हुए, वो उनके चेहरे पर अंकित था कि वो किस तरह से हिल गए हैं। तो देखिए, ये हार तो राजनीति में कोई बहुत नहीं, वो नहीं है। श्रवण जी, मैंने ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भी जो खतरा मंडरा रहा है उसको भी जोड़कर देखिए। मोदी जी उसको छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, और इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी अभी जेल जाना पड़ेगा, भेजेंगे वो। तो ये मोदी जी ने संकट केवल हार का नहीं है, और भी है। मोदी जी ने गुजरात में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ के बीजेपी में मिला लिया। अगर आप पिछले चुनाव के नतीजे देखें, मोदी जी क्या कर सकते हैं हम इस पर नहीं जाना चाहते। मोदी जी का बस चले तो वो पूरे देश को जेल में डाल दें, राहुल गांधी को भी डाल दें। उन्होंने पूरी कोशिश की राहुल गांधी को जेल में डालने की। तो मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं, हमको उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मोदी जी क्या करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या करना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में सरकार चलाना मुश्किल काम रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उसको उनके लिए चुनौती है अब कि प्रवेश वर्मा बने या कोई बने, वो अब आप सोचिए कि वो आदमी क्या करेगा, क्या घर बैठेगा, क्या करेगा वो, कि आईआरएस में चला जाएगा या प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ मिलके समाजवादी आंदोलन की संरचना के काम में जुट जाएगा। अगर अगर वो विपश्यना करने चले जाएंगे, विपश्यना करने जी। वो अगर डिस्ट्रक्टिव है, और उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल की मोदी जी के कैलिबर से होती है कि उनमें वो तमाम गुण हैं जो मोदी जी में है, तो केजरीवाल का काम तो कल से शुरू। कोई वो बैठने वाले नहीं है कि जी। आप ठीक कह रहे हैं श्रवण जी, क्योंकि 43% वोट उनको मिले हैं, कम नहीं होते हैं जी। 44% 43 नहीं, 44%, और जी बीजेपी को 46%। 2% का फर्क है, और कांग्रेस को 6% से ऊपर मिला। तो कांग्रेस का 2% जो बढ़ा पिछली बार के मुकाबले इस बार, वो अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाता तो आम आदमी पार्टी की सीटें 37 हो जाती, 38 हो जाती। मैं इसमें आम आदमी पार्टी की जो बहुत वो वाली हार नहीं मान रहा हूं जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में झेलना पड़ी। एक देखना पड़ेगा कि ये टक्कर जो है अरविंद केजरीवाल ने इतने राहुल गांधी के मैदान में होते हुए, मोदी जी और शाह के मैदान में होते हुए, उन्होंने अकेले जो दी टक्कर दिल्ली में, मैं उसको कम इसलिए नहीं आंकता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल को भी उसी लेवल का मानता हूं, पूरी स्ट्रेटेजी में, शातिराना सारे काम करने में, जिसमें कि बीजेपी माहिर है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल अगर सिर्फ 2% वोट के कारण हारे हैं, तो हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि वो उनमें इतनी कुव्वत होगी कि उस 2% के मार्जिन को 10% के प्रॉफिट में बदल के दिखा सके।
मैं उनको कतई, मैं केवल ये देख रहा हूं कि केजरीवाल ने जो किया वो इंडिया ब्लॉक को का जो नुकसान किया वो इस चुनाव में उसको रिपेयर किया है, कि वो उनको ठिकाने लगा दिया है कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो, और इसका जो लेसन है, इसका जो फॉल आउट है वो समाजवादी पार्टी पर, आरजेडी पर और शिवसेना पर और तमाम जो इंडिया अलायंस के जो घटक हैं उन पर पड़ेगा कि भाई ये जो दिल्ली में 2% से अगर एक इंडिया ब्लॉक का घटक हार सकता है तो वो घटना बिहार में भी हो सकती है और वो 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। तो इसलिए मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं मुकेश जी, 2 दिन पहले, परसों के दिन इंडियन एक्सप्रेस ने राम गोपाल वर्मा का इंटरव्यू छापा और राम गोपाल यादव का इंटरव्यू छापा, जी और उसमें वो कहते हैं कि मोदी को हटाने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो कांग्रेस है, और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए कांग्रेस पर कि किस तरह से कांग्रेस बाधक बनती है हर जगह पर। और वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जीत है, जो उनका कहना है प्रकारांतर से लोकसभा में, वो तो समाजवादी पार्टी की जीत है। तो भाई समाजवादी पार्टी की जीत है तो आप बताइए ना कि आपकी इतनी उपचुनाव में पिटाई क्यों हो गई, 10 के 10 विधानसभा उपचुनाव में, या मिल्कीपुर में आज कैसे हो गई। तो ये जो इसका लेसन है, दिल्ली का जो लेसन है, वो सबसे ज्यादा जो इको होगा उसका। और पंजाब में मैं बता रहा हूं आपको, पंजाब में ये भगवंत मान अगर आजाद हो गए इनके चंगुल से, केजरीवाल के, तो वो पंजाब में ताकतवर होकर उभरेंगे। आप तो रहे हैं पंजाब में, आपको ज्यादा पता है पंजाब जी की पॉलिटिक्स का। मैं बिल्कुल उसको बहुत, पंजाब बीजेपी का गढ़ कभी रहा ही नहीं है, वो कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी की नई एंट्री है। इसलिए अगर भगवंत मान बुद्धिमानी से काम लेंगे कांग्रेस के साथ पंजाब में, जो कि इन्होंने नहीं लिया केजरीवाल ने, तो पंजाब में आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें बीजेपी कर ही नहीं पाएगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.